जिस दिन मनुवादी को अपनी असली जनसंख्या मालूम पड़ जाएगी, मनुवादी जाति व्यवस्था के नुकसान समझ जाएगा और जाति विहीन समाज बनाने में लग जाएगा। जिस दिन ओबीसी सहित सबको अपनी संख्या मालूम पड़ेगी, उस दिन उन्हें यह भी जानकारी हो जाएगी कि कौन उन्हें अंधविश्वास से गुलाम बनाकर खुद एकाधिकार जमाए हुए हैं। लेकिन भाजपा तथाकथित अपर कास्ट को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इस समय अपर कास्ट और उसके बुद्धिजीवी ही जाति जनगणना के सबसे अधिक विरोधी हैं। उन्हीं के डर से भाजपा और नरेंद्र मोदी जाति जनगणना कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। होता आया है, उसके प्रति जागरूक किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से हमें अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। भारत का इतिहास इस बात का प्रतीक है कि भारत में पिछड़ी जातियों के साथ लगातार अन्याय होता आया है। उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। इसमें दो राय नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। बाबा साहब अंबेडकर की देन भारत का संविधान हम सबको अपने अधिकारों के प्रति सजगता प्रदान करता है और जिस प्रकार से पिछड़ी जातियों, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटीज और ओबीसी सम्मिलित है, उन सभी के लिए बाबा साहब ने जिस प्रकार से संविधान में व्यवस्था की है, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आज भी हम संघर्षरत हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। 1931 के बाद इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। कारण वो नहीं चाहते कि आपको आपकी संख्या का पता चले या आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएं और संविधान में प्रदत्त आपके अधिकारों की मांग आप करने लगे। आज तक जो भारत की सत्ता में शासक रहे हैं, वह सब कुलीन तंत्र से आए हैं और हम 1931 की जनगणना के अनुसार भी 85% होने के बावजूद भी सत्ता में नहीं आ पाए हैं और न ही उन स्थानों तक पहुंच पाए हैं जिन स्थानों पर नीति निर्धारण होती है। इसका कारण हम सबका बिखराव है, हम एक नहीं है। अब जागरूकता आ रही है, एकता होने की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप सबको इस पंडाल में उपस्थित देखकर मैं आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग सब एकत्रित होकर अपने अधिकारों के प्रति मांग करेंगे। प्राय देखा गया है कि जब जब पिछड़ी जातियों का कुछ प्रभाव बढ़ा या उनका उत्थान होने को हुआ, तो कुलीन तंत्र के शासकों ने कोई ना कोई ऐसी अड़चन पैदा की जिससे हम न शिक्षित हो पाए और न अपने अधिकारों को मांग कर सके। जब जब शिक्षा के प्रति हमारा रुझान बढ़ा, तब तक उसे रोकने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की अड़चन पैदा की गई। वह चाहे शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो, उसको महंगी शिक्षा कर दी जाए ताकि पिछड़ी जातियां शिक्षा प्राप्त न कर सके। इतना ही नहीं, वर्तमान में तो यदि देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल से ही पिछड़ी जातियों को
उस स्थिति पर ला दिया गया है कि वो पढ़ने की बजाय खाली स्कूल में मिड डे मील का जो एक प्राविधान कर दिया गया है उसको देखकर और मिड डे मील लेकर चले आएं, ताकि उनको शिक्षा का प्रारंभिक ज्ञान भी न हो सके। इसी का कारण यह है कि हम लोग अशिक्षित रहते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जानकार नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम लोग सब शिक्षा की ओर अग्रसर हों, अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं या आपस में मिलजुल कर अपने ऐसे छोटे छोटे स्कूल बनाएं जिनमें हम अपने बच्चों को वह शिक्षा दे सकें जो सरकारी शिक्षा जिस प्रकार से दी जा रही है, ताकि वो हमारे बच्चों का शैक्षिक स्तर डाउन न करे। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें अपने अधिकारों के प्रति न तो ज्ञान होगा और न उसको उठाने का हम प्रयास कर सकते हैं। हमें इस काम के लिए सभी संगठनों को एकत्रित होना होगा। सब एकत्रित होकर समाज में फैली कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करना होगा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारों के प्रति उसको सजग करना होगा। संविधान में व्यवस्था है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को अधिकार दिए जाए, उनके लिए कानून बनाया जाए। परंतु जब जब कोई व्यवस्था पिछड़ी जातियों के लिए उनको अधिकार देने की बात आती है या कोई आदेश होता है तो उसको किसी न किसी कानूनी पचड़े में डालकर रोक दिया जाता है। कार्यपालिका में बैठे लोग और न्यायपालिका में भी बैठे लोग वे नहीं चाहते, क्योंकि वो सब कुलीन तंत्र के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हमको वहां तक पहुंचना होगा, पढ़ लिख कर वहां तक आगे बढ़ना होगा कि हम लोग उन स्थानों तक पहुंच सकें जहां नीति निर्धारण होता है। अगर हम नीति नियंता के पद तक पहुंच जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अपने पिछड़े भाइयों के लिए कुछ नीति बना सकते हैं ताकि उनके कल्याण के बारे में कार्यवाही की जा सके। समय समय पर माननीय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय जब भी किसी पिछड़ी जाति के अधिकार की बात आती है तभी उसके संबंध में कोई अन्वेषण या उससे के संबंध में आंकड़े न होने की बात कहकर उन अधिकारों को नहीं दिया जाता है और उनको किसी भी प्रकार से उसमें अड़चन लगा दी जाती है। इसके बावजूद भी 1931 के बाद से भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई, जिससे ये पता चल सके कि किस जाति के या किस वर्ग के कितने लोग हैं और उनका सामाजिक स्तर और शैक्षिक स्तर क्या है। भारत सरकार नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना कराई जाए। उसका कारण है कि वह जातिगत जनगणना के प्रति अपने ऐसे अधिकार को इस्तेमाल करना चाहती है जिससे उनके अधिकारों में किसी प्रकार का हनन न हो सके। यदि हम जातिगत जनगणना के आधार पर अपनी शक्ति पहचान लेंगे तो स्वाभाविक रूप से अपने अधिकारों की मांग उठाएंगे। इसलिए मैं जातिगत जनगणना के बारे में उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताना चाहूँगा कि सबकी संख्या और अनुपात कितना है इसकी जानकारी सामने आ जाएगी यदि जाति जनगणना कराई जाती है। सबका कितना प्रतिनिधित्व आरक्षण होना चाहिए ये आम चर्चा में आ जाएगा। सबका कितना, किनको कितने टिकट चुनाव से पहले मिलने चाहिए
और मंत्रिमंडल में कितने पद मिलने चाहिए, यह तय होगा हर पार्टी में। जिस दिन मनुवादी को अपनी असली जनसंख्या मालूम पड़ जाएगी, मनुवादी जाति व्यवस्था के नुकसान समझ जाएगा और जाति विहीन समाज बनाने में लग जाएगा। जिस दिन ओबीसी सहित सबको अपनी संख्या मालूम पड़ेगी, उस दिन उन्हें यह भी जानकारी हो जाएगी कि कौन उन्हें अंधविश्वास से गुलाम बनाकर खुद एकाधिकार जमाए हुए हैं। राजनीति ही नहीं, आर्थिक, रक्षा, मीडिया, निजी क्षेत्र, न्यायपालिका आदि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी लेना आसान हो जाएगा और विरोध करने वाला नैतिक रूप से विरोध कम कर पाएगा। जिसकी हिस्सेदारी कम होगी, उनका दूरविकरण आसानी से होगा। एससी, एसटी, ओबीसी के अल्पसंख्यक से में अस्थायी एकता आ सकेगी। एकाधिकारवादी स्वयं में ध्रुवीकृत होकर भी कमजोर रहेगा। अंतर्विवाह आंदोलन को गति मिलेगी। अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी के दावे का अधिकार मजबूत होगा। सांप्रदायिकता फैलाकर अल्पसंख्यक को दबाकर रखना आसान नहीं होगा। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का पहिया है। प्रतिनिधि नहीं तो लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ेगा? यह चर्चा असली लोकतंत्र का विकास करेगी। धर्मांधता खत्म होगी और दंगों और अत्याचारों के समर्थन कम मिलेगा। अगर किसी गांव में यह तख्ती टांग दी जाए कि वहां अन्याय करने वाले 15 हैं और अन्याय सहने वाले, पिटने वाले, गुलामी करने वाले 85 हैं, तो यह तख्ती दो काम करेगी। पहला तो अन्याय करने वाला ही मनोवैज्ञानिक रूप से संख्याबोध से भयभीत हो जाएगा। दूसरा, अन्याय सहने वाला भी जागरूक होगा और सोचेगा आखिर कब तक अन्याय सहे। तत्काल एक जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए ताकि जाति उपजाति जल्दी से समाप्त हो सके और इसके लिए समाज में जाति उपजाति समाप्त करने के हिमायती मनुवादियों को ही आगे आना चाहिए। जनगणना होते ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक्ट पारित करना कितना जरूरी है, यह सबको समझ में आ जाएगा। अभी तक तो फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन का हर जाति अपने व्यवहार में आनंद ले रही है और लोकतंत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है। बिना जनगणना सबका साथ, सबका विकास हो ही नहीं सकता। यदि ओबीसी समुदाय 2021 में जाति जनगणना नहीं करा पाया तो उसकी एक और बड़ी ऐतिहासिक पराजय होगी। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के झांसे में आने से और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे पिछड़े हिंदुत्ववादी नेताओं द्वारा पिछड़ों का राजनीतिक नेतृत्व करने के चलते संविधान सभा में पिछड़ों की पिछड़ी पहचान, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था में शूद्र की पहचान गुम हो जाने के चलते संविधान लागू होने के साथ ही ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं मिला। आजादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद नेहरू के आरक्षण विरोधी रुख के चलते कालेकर रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। ओबीसी समुदाय चुपचाप देखता रह गया। नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पिछड़ों के आरक्षण के विरोधी बने रहे। फिर जाकर 40 वर्षों बाद पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा हुई, जिसके खिलाफ भाजपा आरएसएस ने कमंडल आंदोलन शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम शर्तों के साथ यह आरक्षण 42 वर्षों बाद लागू हुआ। शिक्षा में आरक्षण पाने में 15 वर्ष और लग गए। 2006 परिणाम यह हुआ कि आर्थिक तौर पर दलितों से सक्षम पिछड़ा वर्ग शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तीनों के मामलों में दलित आदिवासियों से भी पीछे छूट गया। आज ओबीसी फिर ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। भाजपा की भावी राजनीति सफलता के केंद्र में ओबीसी ही है। वही पहले भी रहा है। सिर्फ उत्तर भारत के अपर कास्ट के दम पर वह न तो उत्तर प्रदेश में
और नए ही केंद्र में और नए राज्यों में पिछड़ों की उम्मीद कर सकते, नए राज्यों में विजय की उम्मीद कर सकते हैं। यही हाल विपक्षी पार्टियों का भी है। इस समय वोट की राजनीति के केंद्र में ओबीसी लोकसभा की बहस देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अब ओबीसी समुदाय को किनारे लगाकर देश में कोई राजनीति नहीं की जा सकती है। यह संदेश सभी पार्टियों तक चला गया है। यह एक हद तक ओबीसी के अगुवा बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्टों, संगठनों और कुछ राजनीतिज्ञों की सफलता भी है, लेकिन यह सफलता प्रतीकात्मक जीत तक न रह जाए। जैसे मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री तथा तथाकथित ओबीसी प्रधानमंत्री या नीट जैसी कुछ सीमित सफलताओं तक। यदि इस बार 2021 ओबीसी जाति जनगणना कराने में असफल रहता है, फिर वह कई दशकों के लिए पीछे छूट जाएगा। वर्तमान समय में भाजपा की हालात पतली है, इसके तमाम कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह सरकार की असफलता है। यानी सरकार कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में खड़ी हो सकती है। इसका संकेत लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जाति जनगणना की मांग करके दिया है। भाजपा के अंदर भी आवाज उठ रही है। संघ मित्र मौर्य भाजपा सांसद ने भी जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। बहुजन नेतृत्व वाले भाजपा के सहयोगी दल भी इसकी मांग कर रहे हैं। बहुजन नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टियां भी दबे और खुले स्वर में इसकी मांग कर रही हैं। ओबीसी समुदाय भी सापेक्ष तौर पर मुखर है, लेकिन भाजपा तथा कथित अपर कास्ट को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इस समय अपर कास्ट और उसके बुद्धिजीवी ही जाति जनगणना के सबसे अधिक विरोधी हैं। उन्हीं के डर से भाजपा और नरेंद्र मोदी जाति जनगणना कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वामपंथी अभी जाति वर्ग के समीकरण को नहीं समझ पा रहे हैं और तलाश पा रहे हैं। वे हमेशा दुविधा में रहते हैं, इस समय भी दुविधा में हैं। यह उनकी ऐतिहासिक विरासत है। अगर इस बार ओबीसी जाति जनगणना कराने में चूक गया, फिर एक बड़ी ऐतिहासिक चूक होगी, जिसकी कीमत ओबीसी समुदाय और देश को चुकानी पड़ेगी। पहले भी ये चूक ओबीसी समुदाय कर चुका है और उसकी कीमत चुका रहा है। एक ही तरह का ऐतिहासिक गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इस संबंध में बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं। जिनको कोई भ्रम हो, वो फिर उन वीडियो को देखकर इसकी महत्ता को समझ सकता है। जातिगत जनगणना केवल ओबीसी तक ही सीमित नहीं है। हमारी ये मांग है कि हर वर्ग, चाहे वो सामान्य वर्ग हो और चाहे ओबीसी वर्ग हो, जैसे SC ST की जनगणना होती है, उसी प्रकार से सभी वर्गों की जनगणना होनी चाहिए, ताकि सबको ये पता चल सके उनकी कितनी संख्या है, और तभी वह नारा हम फलीभूत कर सकते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। जय संविधान, जय विज्ञान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।